हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आज हमारा टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र के बारे में बात करेंगे, जो कि साइंस का एक पोर्शन है। यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन पूछाते हैं। अभी हाल ही में टेट में इसके बारे में पूछा गया था, ग्रंथि से क्वेश्चन आया था कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो इसलिए हम इसको देखेंगे, समझेंगे आसानी से। अगर आपको समझ में आता तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि यह साइंस की हमारी पहली क्लास है। तो आपको कैसा लगता है, हमें इसका अनुभव जरूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। देखिए, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, अंतःस्रावी तंत्र के बारे में जब देखते हैं तो ये क्या होते हैं, जो अंदर के कार्यक्रम होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। शरीर के अंदर के इनका कार्य क्या होता है, सबसे पहले कार्य देखते हैं। ये शरीर के रासायनिक संतुलन को बनाए रखता है। जो रासायनिक संतुलन होते हैं, जैसे कि हमारे अंदर जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, उनको ये बनाने में सक्षम रहता है कि हम इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन्स निकलेगा, कौन सी ग्रंथि से कौन सा, तो इस तरीके से क्या स्रावित होता है। तो उस तरीके से हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं ग्रंथि है क्या। देखिए, इसमें हमें ग्रंथि के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज मिलेगी। तो ग्रंथि क्या होती है, यह बहुत सी कोशिकाओं का एक समूह होता है जो रस, एंजाइम व विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स निकालते हैं। तो इसमें हम देखिए एंजाइम के बारे में बात करेंगे और हार्मोन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। क्योंकि ग्रंथि क्या होती है, वो रस भी निकालती है, जैसे पित्तरस है ना, एंजाइम निकालती है, हार्मोन्स निकालती है कि कौन सा हार्मोन्स कौन सी ग्रंथियां निकालती हैं और उनसे कौन से कारण क्या रोग हो सकते हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए, कभी कभार क्वेश्चन सीधा पूछ जाता है कि इंट्रोक्रिटिनोलॉजी कैसे क्या होता है, तो इसकी क्या बोलते हैं, इसको अंतःस्रावी विज्ञान बोलते हैं। इसमें किसका अध्ययन क्या था, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों और हार्मोन्स का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अंतःस्रावी विज्ञान कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं ग्रंथियों के प्रकार। देखिए, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये चीज़ आप लोग याद रखना कि यहाँ से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछाते हैं कि ग्रंथि कितने प्रकार की होती हैं। देखिए, ग्रंथि कितने प्रकार, 3 प्रकार की। सबको पता है कि ग्रंथियों के प्रकार कितने होते हैं, 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी, देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि और मिश्र, जो मिश्रित ग्रंथि होती है, जो दोनों का कार्य करती है, वो क्या होती है, मिश्रित ग्रंथि। तो देखिए, एक एक करके हम पढ़ेंगे, उनके बारे में बहुत विस्तार से पढ़ेंगे पूरी जानकारी के साथ। तो देखिए, बाह्यस्रावी ग्रंथियों के पहले बारे में देखते हैं। बाह्यस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, यह ग्रंथियाँ विभिन्न प्रकार के रस व एंजाइम निकालते हैं। देखिए, वे ग्रंथियाँ होती है जो विभिन्न प्रकार के क्या करती है, रस निकालती है, एंजाइम्स निकालती हैं। और यह क्या करती है, नलिकाओं के लक्ष्य से, जो इनके अंदर क्या होती है, नलिका होती है। याद रखेंगे, ये नलिका होती है जिनके द्वारा ये क्या करती है, वो एंजाइम या फिर जो रस निकलता है उसको क्या करती है, लक्ष्य तक पहुंचाती है। जहां तक उसको पहुंचाना होता है उसे किस माध्यम से पहुंचाती है, नलिका के माध्यम से। देखिए, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सी ग्रंथियां नलिका, जिनमें नलिकाएं होती है, तो कौन सी होती है, बहिस्रावी ग्रंथियां। ठीक, इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया। देखिए, एग्जाम्पल याद रखना कि कौन सी ग्रंथि का होती है। जैसे लार ग्रंथियां किसका उदाहरण होती है। देखिए, लार का होता है बाहर तरफ निकलता है, जैसे हम कुछ मुंह में देखते हैं लालच सा होता है। देखो, थूक नहीं होता, लार अलग चीज होती है। जैसे कोई किसी चीज को देखकर हमें मन में क्या होता है, लालच सा पैदा होता है, तो क्या होता है, हमारे मुंह से लाल निकलता है। तो वो क्या होता है, बहिस्रावी ग्रंथियों के उदाहरण होते हैं। दुग्ध ग्रंथियां, जैसे कि जिससे क्या होता है, नवजात शिशु क्या होता है, दूधपान करता है। दुग्ध ग्रंथियां। श्वेत ग्रंथियां, जो पसीना निकालती है। तेली ग्रंथियां, देखिए तेली ग्रंथियां क्या होती है, जैसे किसी के फेस पे क्या होता है, ऑयली फेस होता है, तो वो क्या होता है, तेली ग्रंथियां। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण कौन सा है, यकृत। यकृत का है, इसी का एक उदाहरण है, बहुत ही अच्छा। इसको याद रखेंगे। देखिए, ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन यूपी टेट में इस बार पूछा गया। तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, देखिए कभी क्वेश्चन आएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत आपका सही ऑप्शन होगा। और ये क्या है कि ये सबसे बड़ा आंतरिक अंग भी है। अगर क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा आंतरिक अंग, देखिए कंफ्यूजन होना, सबसे बड़ा आंतरिक अंग पूछा था तो कौन सा होगा, यकृत। और अगर पूछे सबसे बड़ा अंग तो क्या होगा, त्वचा, स्किन क्या होती है सबसे बड़ी अंग। आपको पता भी है, अगर आंतरिक अंग की बात करता सबसे बड़ा तो क्या हो, यकृत होगा। अगर केवल बात कर लें कि सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो त्वचा हो जाएगी। चलिए अगला बात करते हैं। देखिए, बहिस्रावी ग्रंथि हम देख चुके हैं, अब अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में देखेंगे। देखिए, हमने बहिस्रावी में देखा ये एंजाइम रस उत्पन्न करते हैं, मगर जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है क्या, हार्मोन्स स्रावित करती हैं। और देखिए एक चीज और कि ये नलिका विहीन होती है। याद रखेंगे, ये क्या होते हैं, नलिका विहीन होती है। मगर देखिए, जब नलिका नहीं होगी तो ये अपने जो हार्मोन्स उत्पन्न करती हैं उसको अंगों तक, लक्ष्य तक कैसे पहुंचाएंगी, तो ये किसका सहारा लेती हैं, रक्त के माध्यम से। रक्त में घुल करके वो उस चीज को जहाँ जिस चीज की जरूरत होती है वहां तक पहुंचाती हैं। ठीक, तो देखिए हम बात करते हैं इनके उदाहरण की। तो इनके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीयूष या मास्टर ग्रंथि। इसको पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। थायराइड ग्रंथि, जिसके अवट कहते हैं, हिंदी में अवट ग्रंथि कहते हैं।
पैराथायरॉइड ग्रंथि जिसे परावर्त कहते हैं, ठीक, थाइमस ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, अंडाशय और वृषण, जो कि मेल में पाया था, अंडाशय किसमें, फीमेल में पाए जाते हैं, ठीक। तो ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट, अभी इनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे क्योंकि इनसे डिटेल से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। तो बात करते हैं मिश्रित ग्रंथि। देखिए मिश्रित ग्रंथि का तो जिनमें देखिए एक क्या है अंतःस्रावी, एक है बहिस्रावी, और जो जिस चीज़ के लक्षण दोनों में पाया जाए वही क्या होगी, मिश्रित हो जाएगी, ठीक। तो ये ऐसी ग्रंथियाँ होती है जो अंतः भी होती हैं और बहिस्रावी भी होती है, दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जैसे देखिए मिश्रित स्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, इनमें अंतःस्रावी तथा बहिस्रावी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, वो क्या होते हैं, मिश्रित ग्रंथियाँ। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है अग्न्याशय, इसको आप दिमाग में फिट कर लोगे क्योंकि यही है जो एग्जाम में पूछा था। एक इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछाएंगे, जिससे पूछा जाएगा कि वो कौन सी ग्रंथि है जिसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, अग्न्याशय। मिश्रित ग्रंथि कौन सी है, अग्न्याशय। चलिए अब बात कर लेते हैं हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं इनके बारे में पहले थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए हार्मोन्स क्या होते हैं, ये शरीर की वृद्धि एवं विकास में कार्य करता है, मतलब इसकी वजह से क्या होता है, शरीर की वृद्धि होती है और उसका विकास होता है। अच्छा ये किस तरीके से काम करता है, तो खींचतान प्रक्रिया द्वारा, जिसे कहते हैं पुल एंड पुश। क्वेश्चन आएगा कि हार्मोन्स किस कार्यशैली से काम करता है, तो खींचतान की प्रक्रिया द्वारा। देखिए दो ही चीज़ होते हैं हमारे शरीर में, क्या होता है कि अगर हार्मोन्स कम निकलेगा तब भी हमें बीमारी होगी, अगर हार्मोन्स ज़्यादा स्रावित होगा तब भी हम किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाएंगे। जैसे कम को क्या बोलते हैं, जहाँ कम निकलता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपो सेक्रेशन, और जब ज़्यादा निकलता है तो क्या बोलते हैं, हाइपर सेक्रेशन, ठीक। हाइपर मतलब क्या, ज़्यादा है ना, हाइपर हो रहे हो आप, गुस्सा हो रहे हो, तो वो चीज़ें ज़्यादा के लिए, ठीक। अगर ज़्यादा हार्मोन स्रावित होता है उसको हम हाइपर बोलेंगे, हाइपर सेक्रेशन, और हाइपो सेक्रेशन क्या बोलेंगे, जब कम स्रावित होगा। देखिए इन दोनों के कारण ही हमारे शरीर में क्या होते हैं, रोग लगते हैं। तो ये हम बताएंगे इनके बारे में कि कब क्या होता है, कौन सा रोग होता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एक एक ग्रंथियों के बारे में देखेंगे, जो कि प्रमुख ग्रंथियाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनेंगे इससे और बहुत बार पूछे भी गए हैं, ठीक। अब देखिए प्रमुख ग्रंथियों में बात कर लेते हैं, पहला हाइपोथैलेमस ग्रंथ की, बहुत अच्छा ग्रंथि है। बात करते हैं ये क्या है, ये कहाँ स्थित होता है, सबसे पहले देखते हैं, ये मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क के नीचे स्थित होता है, जस्ट अग्र मस्तिष्क जो हमारा होता है उसके नीचे स्थित होगा। अब बात कर लेते हैं ये क्या है, ये अंतःस्रावी संरचना है, इसमें तंत्रीय अंतःस्रावी संरचना है। देखिए ये उदाहरण भी अंतःस्रावी ग्रंथि का है, यह वास्तविक ग्रंथ नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा अंतःस्रावी मतलब वास्तविक ग्रंथ नहीं है, तो यही हाइपोथैलेमस क्या होगा, ये क्या हो, वास्तविक ग्रंथि नहीं है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे क्या बन सकता है, इससे निकलने वाले हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स को न्यूरो हार्मोन्स कहते हैं, किसको कहते हैं, हाइपोथैलेमस, ठीक। अब बात करते हैं इससे कितने प्रकार की हार्मोन्स निकलते हैं, तो 5 प्रकार के। याद रखेंगे कि कौन सा हार्मोन्स किससे निकलता है, 5 प्रकार के हार्मोन्स से निकलते हैं। पहला है TRH, दूसरा है GnRH, इनके फुल फॉर्म लिखे हैं आप लोग पढ़ लेना, ठीक। अगला है, तीसरा है GHRH, अगला है CRH, और पांचवा है डोपामाइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट डोपामाइन। देखिए ये इंपॉर्टेंट का चिन्ह लगा, इससे बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए। डोपामाइन का होता है यह न्यूरो तंत्रीय परिवहन की तरह कार्य करता है। जैसे न्यूरो सिस्टम क्या होता है कि वो आपको कंट्रोल करता है, ठीक। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स को निकालने से रोकता है। देखिए ये क्या करता है, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है उसको निकालने से रोकता है, उसको मतलब कि एक प्रकार से रोकने का काम करता है। क्यों रोकने का अर्थ, देखिए अगर डोपामाइन के कम स्राव होते हैं, अगर डोपामाइन जो होता है ये अगर कम स्रावित होगा, ये जो आपका हार्मोन्स है अगर ये कम स्रावित होगा तो आपको कौन सा रोग हो जाएगा, पार्किंसन रोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और कभी कभार क्वेश्चन हमने देखा भी है कि इस पूछ लेते हैं पार्किंसन रोग किससे संबंधित है, तो ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित होता है। तो ये किसके स्रावित कम होने से होता है, तो डोपामाइन हार्मोन्स के कम स्रावित होने से कौन सा रोग हो जाएगा, पार्किंसन रोग। ये किससे संबंधित है, तो तंत्रिका तंत्र से। चलिए अगला देखते हैं पीनियल ग्रंथि, यह अग्र मस्तिष्क के नीचे की ओर उपस्थित होता है, ठीक। इसमें केवल मेटाटोनिन हार्मोन्स निकलता है, मेटाटोनिन हार्मोन्स निकलता है। और एक चीज़ और याद रखेंगे कि जो मेटाटोनिन हार्मोन्स है ये केवल और केवल रात में ही स्रावित होता है, रात में ही निकलता है। तो इसलिए कहते हैं कि हमें रात में सही टाइम से सही टाइम तक सोना चाहिए। जो लोग रात भर जागते हैं तो उनमें दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए क्या कहते हैं हम लोग, हमें हमेशा
अपनी भरपूर नींद लेनी चाहिए और रात में हमें ज़रूर सोना चाहिए, क्योंकि जो मेलाटोनिन हार्मोन्स होता है वो रात में ही स्रावित होता है। चलिए, ये दैनिक चक्र का निर्माण करता है। देखिए, जब हम कब सोते हैं, कैसे कितना सोते हैं, ये सब किससे निर्धारित होता है? मेलाटोनिन से। ये आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है। देखिए कैसे ये आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है। जैसे कभी कभी कभार क्या करते हैं हम कि पूरी नींद नहीं लेते तो हमें सुबह क्या होता है कि जैसे बुखार सा लगता है, तो ये किसके कारण होता है? यही है, मेलाटोनिन के कारण क्या होता है कि जब हम ये हार्मोन स्रावित नहीं हो पाता, हम सोते नहीं है तो हार्मोन स्रावित नहीं होता, तो हमें लगता है कि हमारी शरीर क्या है, गर्म हो रही है, हमें बुखार होने वाला है। ठीक, ये लैंगिक विकास कराता है। अगला है, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेंगे हमेशा के लिए। मनुष्य के त्वचा के रंग के लिए कौन सा वर्णक जिम्मेदार है? तो मेलानिन। मेलानिन क्या होता है? वो आपकी त्वचा के रंग को निर्धारित करती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना परीक्षा की दृष्टि से। चलिए अगला देखते हैं, पीयूष ग्रंथि, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि। देखिए इसको हम क्या पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं, मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, याद रखेंगे। मेन चीज क्या है, ये मस्तिष्क के सेला टर्सिका में पाया जाता है। देखिए मस्तिष्क के नीचे एक गड्ढा होता है सेला टर्सिका जिसको बोलते हैं। अगर कभी पूछा था कि ये कहाँ से, तो मस्तिष्क में से, अगर मस्तिष्क के कहाँ स्थित है तो सेला टर्सिका नामक गड्ढे में पाई जाती है। ठीक, इसको मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं। तो किस लिए मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? इसलिए देखते हैं सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है। कौन करता है? यही पीयूष ग्रंथि का करता है, सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मास्टर ग्रंथि। समझ में आया कि किस लिए मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? क्योंकि ये सभी ग्रंथियों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अगला देखते हैं, यह ग्रंथि हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। देखिए, और इस ग्रंथि को कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, इसीलिए इसको मास्टर का मास्टर भी कहते हैं, मास्टर का मास्टर, क्योंकि मास्टर कौन है इस समय? पीयूष ग्रंथि है जो सबको कंट्रोल करती है, और पीयूष ग्रंथि को कौन कंट्रोल कर रहा है? हाइपोथैलेमस, इसलिए इस ग्रंथि को क्या बोलते हैं? मास्टर का मास्टर। ठीक, याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, पीयूष ग्रंथि को 3 भागों में बांट सकते हैं। जी हाँ, पीयूष ग्रंथि को हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला क्या है? अग्र पीयूष, जिसमें क्या होता है, इसमें निम्नलिखित हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला है वृद्धि हार्मोन्स, पहला क्या है? वृद्धि हार्मोन्स। देखेंगे इसे सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स कहते हैं। देखिए इसे वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन्स भी कहते हैं। देखिए वृद्ध हार्मोन्स के ज़्यादा स्रावित होने से कौन सा रोग होता है, इसकी बात करेंगे, और कम स्रावित होने से भी कौन सा रोग होता है। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पूछेंगे कि वृद्ध हार्मोन्स किस पीयूष के किस भाग से निकलता है, तो अग्रभाग से, अग्र पीयूष से निकलता है। और इसके जब ये ज़्यादा स्रावित होगा, देखिए हार्मोन्स हमने बताया रोग कब होंगे, जब तो ज़्यादा स्रावित होंगे या फिर कम स्रावित होंगे। तो जब ज़्यादा स्रावित होंगे तो क्या होगा, कौन सा रोग हो जाएगा हमें? भीमकाय आकृति का, जिगैनिस्म। तो इसे क्या बोलते हैं? जो जिसमें क्या होता है, शरीर बहुत भारी सा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, विशाल काय हो जाता है, उसको क्या होता है? भीमकाय आकृति। जैसे ग्रेट खली को आपने देखा होगा, उनकी बहुत बड़ी हाइट है, तो इस तरीके से उसमें वृद्धि हार्मोन्स का ज़्यादा हो गया, इसीलिए शरीर का विकास ज़्यादा हो गया। दूसरा है एक्रोमेलेजी, जिसको हम गोरिल्ला कुरूपता कहते हैं। इसमें क्या होता है कि शरीर एकदम कुरूप हो जाता है, बद से बदतर होता जाता है, उसको देखने में सही नहीं लगता। तो ये क्या होंगे? जब ज़्यादा ये स्रावित होगा, कौन सा? वृद्धि हार्मोन जब ज़्यादा स्रावित होगा तब ऐसे 2 रोग होते हैं, भीमकाय आकृति और गोरिल्ला कुरूपता। ठीक, इसके बारे में जान गए। अब देखिए अगर ये कम स्रावित होता है तो क्या होगा? देखिए अगर कम स्रावित होता है, वृद्धि हार्मोन्स नहीं होगा तो क्या होगा? बौनापन हो जाएगा। जैसे बच्चे देखते हैं, कुछ बच्चे छोटे रह जाते हैं, बौने रहते हैं, उनकी हाइट नहीं बढ़ती, तो उनमें कौन सी कमी होती है? वृद्धि हार्मोन्स। और ये हार्मोन्स निकलता कहाँ से है? पीयूष ग्रंथि से। किस पीयूष ग्रंथि से? अग्र पीयूष से। याद रखेंगे कि वृद्धि हार्मोन्स कहाँ से निकलता है? तो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। चलिए अगला देखते हैं। देखिए दूसरा भाग बात करते हैं। देखिए पहला क्या है? वृद्धि हार्मोन्स निकालता है, किससे? अग्र पीयूष से। और दूसरा कौन सा हार्मोन्स है? प्रोलैक्टिन हार्मोन्स। ये क्या करता है? दूध प्रथम बार उत्पादन। देखिए जो माता होती है, उस जब वो क्या करती, गर्भ के बाद उसका जो प्रसव होता है, तो उसके बाद प्रथम बार जो दूध का उत्पादन होता है, इसी ग्रंथि के कारण, इसी हार्मोन के कारण होता है। अगला देखते हैं, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन्स, जिसे हम ACH कहते हैं। ये तीसरा हार्मोन्स किससे निकलता है? अग्र पीयूष ग्रंथि से। चौथा क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसको TST कहते हैं, TSH कहते हैं। अगला है नेक्स्ट हार्मोन्स, जो पांचवा है, कौन सा है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसे हम FSH कहते हैं। इनको हम याद रखेंगे। ठीक, ये क्या होता है? जनन अंग होता है, ये जनन अंग होता है। देखिए ये क्या होता है, कभी हमने देखा होगा कि जो फीमेल को क्या करता है, ये लड़कियों को वयस्क बनाता है,
जिससे लड़कियां अपने आप में जब थोड़ी सी एजड होती है तो अपने आप में क्या होती हैं, वयस्क हो जाती हैं। ठीक, मतलब कि ये क्या करता है, एक हिसाब से सेक्स हार्मोन्स के जैसा होता है जो कि शरीर को परिपक्व करता है। अगला जैसे मेल में देखते हैं, मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को निकालने का कार्य करता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है, ये लिंग से संबंधित होता है, मेल से, जो सेक्स के लिए कारगर होता है। तो हम याद रखेंगे टेस्टोस्टेरोन किससे संबंधित है, तो मेल से। ठीक, और इसको निकालने के लिए कौन सा हार्मोन्स आवश्यकता होता है, तो FSH। चलिए अगला देखते हैं मध्य पीयूष ग्रंथि। मध्य पीयूष ग्रंथि क्या होता है, ये मेलेनोसाइट्स प्रेरक नामक हार्मोन्स का स्राव करता है। ठीक, देखिए पहला पढ़ा हमने अग्र, अग्र में 5 हार्मोन्स निकले, ठीक, वृद्धि हार्मोन्स और 4 अदर, इसमें मध्य पीयूष है। अब पश्च पीयूष के बारे में देखते हैं, पश्च पीयूष से क्या होता है। देखिए पश्च पीयूष ये 2 प्रकार के हार्मोन स्रावित करता है, कौन सा, ऑक्सीटोसिन, बहुत ही अच्छा हार्मोन्स है। देखेंगे ऑक्सीटोसिन ये क्या होता है, इसे बर्थ हार्मोन्स भी कहते हैं। बर्थ हार्मोन्स क्यों कहते हैं, देखिए जब क्या होता है कि जब माता का क्या होता है, प्रसव होता है, तो क्या होता है कि उसके पीड़ा को कम करने के लिए हार्मोन्स निकलता है, जिससे क्या होता है उसकी पीड़ा कम हो जाती है। और कभी आपने देखा होगा कि जो गाय होती हैं या पशु होते हैं उनसे दूध निकालने के लिए इंजेक्शन लगाया था, वो ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन ही होता है, जिससे क्या होता है कि दूध के उत्पादन में वृद्धि हो जाती है। ठीक, तो याद रखेंगे कि ये किससे निकलता है, पश्च पीयूष ग्रंथि से। ठीक, कौन सा, ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन की सिरिंज होती है जो लगाने से क्या होता है कि गाय भैंस क्या होती है, दूध देना स्टार्ट कर देती हैं। अगला है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। ये क्या करता है, मूत्र की मात्रा या आयतन को कम करता है। देखिए, और यह क्या करता है, बीपी को बढ़ाता भी है। देखिए जब क्या होता है कि अगर ये क्या करता है, मूत्र पे कंट्रोल करता है, जिससे आपने कुछ पिया और उससे क्या करता है कि कंट्रोल करेगा, नहीं तो जो हम पीते हैं वो मूत्र के माध्यम से निकल जाएगा, तो हमारे शरीर में कुछ बचेगा नहीं। तो इसलिए ये जो वैसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है, ये क्या करता है, मूत्र को कंट्रोल करता है, उससे निकलने में कम निकलने देता है, कि जब तक उसके पूरे चीज़ें साबित नहीं कर ली जाती, जो भी उससे कुछ, जैसे हमने कुछ पिया, जूस या कुछ पिया, तो उससे जो मेन चीज़ होते हैं उनको निकालने के बाद ही उसको मूत्र के मार्ग से निकालने में मदद करती है। चलिए अगला देखते हैं, थायराइड ग्रंथि, जिसको हम क्या बोलते हैं, अवट ग्रंथि, अवट ग्रंथि है ना। तो देखते हैं यह सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि। देखिए सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो अवट ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। अगर बात करें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो हमने क्या बताया था, यकृत, याद रखेंगे। देखिए थायराइड ग्रंथि किससे संबंधित है, तो आयोडीन से। ठीक, आयोडीन से संबंधित है। इसके मुख्यतः 2 हार्मोन्स निकलते हैं, कौन सा, थायराइड हार्मोन्स। ये ठीक, पहला क्या है, थायराइड हार्मोन्स, ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन सा, T3 जिसको क्या बोलते हैं, ट्राई आइडोथायरिन, दूसरा है T2 थायरोक्सिन। ठीक, अगला यह हार्मोन्स उपापचयन की सभी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अगला है यह पीयूष ग्रंथि की सहायता करता है। देखिए ये क्या करता है कि पीयूष ग्रंथि को सहायता करेगा, उसका सहायक समझ सकते हैं, उसका सर्वेंट समझ सकते हैं। ठीक, यह जल संतुलन करता है, जल को संतुलित करता है, जल को बनाए रखता है शरीर में। यह विद्युत ऊर्जा का हमारे शरीर में विद्युत करता है। देखिए कभी कभार क्या होता है कि यह क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को हमारे शरीर में विद्युत करता है। देखिए विद्युत ऊर्जा का क्या मतलब है, कभी कभार हम क्या करते हैं, कहीं पे देखते हैं, कभी कुछ होता है कि हम किसी चीज़ को स्पर्श करते हैं, तो कहीं अचानक हमारी उंगली कहीं टच होती है, तो हल्का सा झटका सा लगता है, बल्कि करंट नहीं होता, हल्का सा झटका सा होता है। तो वो क्या करता है, यही कौन सी, थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है, यही इसी का काम होता है। जो करंट सा हमारे शरीर में थोड़ा बहुत होता है, वो इसके कारण ही निकलता है। अगला देखते हैं, पांचवी ग्रंथि कौन है, परा अवट ग्रंथि। इसकी संख्या 4 होती है। देखिए 4 संख्या होती है, 2 इधर 2 इधर, दोनों तरफ होते हैं। इसमें पैरा थायराइड हार्मोन निकलता है। इससे कौन सा हार्मोन निकलेगा, देखिए पैराथायराइड हार्मोन्स निकलता है, सेम इसी के नाम से। और इस जिसे कैपिल्स हार्मोन्स भी कहते हैं, कौन सा, कैपिल्स हार्मोन्स भी कहते हैं। इसका कार्य क्या होता है, ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा नियंत्रित करती है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, परा अवट जो होती है वो कैल्शियम की मात्रा को रक्त में नियंत्रित करेगी, और जो अवट होती है वो क्या होती है, थायराइड ग्रंथि, वो आपका क्या करती है, देखिए आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करती है। देखिए थायराइड क्या करती है, आयोडीन को नियंत्रित करती है, और जो परा थायराइड है, मतलब कि पैराथायराइड है, वो क्या करेगी, आपके कैल्शियम को नियंत्रित करेगी। और यह विटामिन डी को सक्रिय करती है। याद रखेंगे, विटामिन डी और कैल्शियम को कौन सक्रिय करेगी, कौन सी, तो परा अवट ग्रंथि, पैराथायराइड। अगला है थाइमस ग्रंथि। ये क्या होती है, देखिए ये बच्चे के सीने में उपस्थित होती है। ये किसी के सीने में, अवयस्क व्यक्तियों के, धीरे धीरे ये विलुप्त हो जाती है, ये वयस्क के सीने में उपस्थित होती है। इसमें थाइमोसिन हार्मोन्स का स्राव होता है। चलिए
अगला देखते हैं एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ये कौन सी होती है? अधिवृक्क ग्रंथि कहते हैं इसको हिंदी में। ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। याद रखेंगे एड्रिनल की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। इसे एड्रेनालाइन हार्मोन्स तथा नॉन एड्रेनालिन हार्मोन्स, इसे एक्साइटेड हार्मोन्स, उत्तेजित तनाव हार्मोन्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? लड़ो या उड़ो हार्मोन्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। लड़ो या उड़ो हार्मोन्स किसको कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन्स। किसको? एड्रेनल। देखिए इसका कार्य क्या होता है, हम क्यों इसको लड़ो या उड़ो बोलते हैं, इसे किस लिए बोलते हैं? देखिए कभी कभार क्या होता है कि जो तनाव, मतलब कि हमारे शरीर में तनाव, उत्तेजना प्रकट होती है। जैसे कभी क्या होता है कि हमारा किसी के साथ ब्रेकअप होता है तो हम रोने लगते हैं, उत्तेजित हो जाते हैं, कुछ देर बाद हम क्या खुशी हो जाते हैं। ठीक है, अगर प्यार से रिलेटेड जो भी फीलिंग आती है किसी के लिए, तो वो क्या होती है? यही जो ग्रंथि होती है अधिवृक्क, ठीक, एड्रिनल, यही हमारे माइंड में सेटअप करती है और यही हमें उत्तेजित करती है, तनावपूर्ण करती है। हम किसी चीज़ से परेशान हो जाते हैं तो यही होता है हमारे उसमें, क्या होता है? एड्रिनल का कार्य होता है। ठीक, याद रखेंगे। अगला देते हैं ओवराइज। क्या होता है? अंडाशय। देखिए यह निचले उदर गुहा में उपस्थित होता है। इसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। केवल ये किस में पाई जाती है? अंडाशय। ओवराइज किस में? स्त्रियों में। यह मुख्य प्राथमिक जनन अंग है। इससे क्या होता है? ये जनन अंग होता है, इसके 2 हार्मोन्स इससे उत्तेजित होते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बारे में पूछा भी जा चुका कई बार। क्या होता है? पहला एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन हार्मोन्स पाया जाता है। वो क्या होता है? इससे क्या होती है? जो लड़कियों की खूबसूरती होती है इसी हार्मोन्स पे डिपेंड होती है। जैसे कोई लड़की इसे हम देखो सुंदरता की हार्मोन्स बोलते हैं, ब्यूटी हार्मोन्स इसका उपनेम। याद रखेंगे ब्यूटी हार्मोन्स किसको बोलते हैं? तो एस्ट्रोजेन। अब देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आ रहा होगा मन में, क्या केवल लड़कियां ही खूबसूरत होती हैं उसी में पाया था? तो नहीं, लड़कों में पाया जाता है, मगर लड़कों में कम मात्रा में पाया जाता है, बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। लड़कियों में ये ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि ये क्या होता है? इससे एस्ट्रोजन पूछा था। एस्ट्रोजन किससे संबंधित? तो स्त्रियों से। ठीक, महिलाओं में ये हार्मोन्स पाया था, इसे ब्यूटी हार्मोन्स भी कहते हैं। अगला है प्रोजेस्टेरोन, है ना, प्रोजेस्टेरोन। ये क्या होता है? प्रेगनेंसी हार्मोन्स। इसको क्या बोलते हैं? गर्भता का हार्मोन्स। ये भी किसमें? लेडीजों में पाया जाता है। तो याद रखेंगे ये दोनों हार्मोन्स याद रखेंगे। एस्ट्रोजन ये क्या होता है? सुंदरता का हार्मोन्स होता है, और प्रोजेस्टेरोन क्या होता है? ये गर्भ से संबंधित होता है, गर्भाशय का। इसे क्या बोलते हैं? प्रेगनेंसी हार्मोन्स। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए अगला देखते हैं वृषण। वृषण क्या होते हैं? देखिए ये शरीर के बाहर उपस्थित होते हैं। देखिए शरीर के बाहर, देखिए मन जो मेल होते हैं उसमें 2 संख्या होती है, शरीर के बाहर होते हैं गोल गोल से आकृति के। ये केवल नर में पाए जाते हैं। देखिए ये शरीर के बाहर क्यों होते हैं, अंदर क्यों होते हैं? क्योंकि क्या होते हैं? ये शुक्राणु जनन होते हैं, इसमें शुक्राणु इकट्ठे होते हैं। तो देखिए जब शुक्राणु होते हैं उनके लिए जो हमारे शरीर का तापमान का होता है 98.4 ऐसा कुछ होता है सेंटीग्रेड करके। तो देखिए इनको क्या चाहिए? उससे 2 सेंटीग्रेड कम तापमान चाहिए। जो शरीर होता है उससे 2 सेंटीग्रेड कम तापमान चाहिए, इसलिए क्या होता है? ये शरीर के बाहर स्थित होते हैं। ठीक, इसलिए शरीर के बाहर स्थित होते हैं। इसमें क्या होता है? एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है। इससे कौन सा? एंड्रोजन हार्मोन स्रावित होता है, और उससे क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स शुक्राणु का कार्य करते हैं। देखो ये हम याद रखेंगे कि मेल में कौन से हार्मोन स्रावित होते हैं? तो एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। और महिलाओं में ये 2 याद रखेंगे, एस्ट्रोजन, है ना, और प्रोजेस्टेरोन ना। तो ये याद रखेंगे, ये यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं, और वीडियो को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, और हमें बताएं कि आपको साइंस में किस और कौन सा लेसन पढ़ाना, तो हम उसकी वीडियो जरूर बनाएंगे। थैंक यू।